Are you ready? हाय, क्या हाल चाल है भाई? आर यू रेडी फॉर द एग्जाम? गेट 2025 केवल कुछ गिने चुने दिन बचे हुए हैं और इन दिनों में एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करने के लिए हम लेके आए हैं गेम चेंजर सीरीज। यहाँ हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट मतलब आई फ्लाई के सेफ तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वेल विद डिटेल्स। और हम लोग शुरू कर रहे हैं 2024 के बीटी पेपर के साथ। ये है उसका पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 11 इन adsorption chromatography. The adsorption of uncharged solute molecule on silica based stationary phase is by ऑप्शन दिए हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड और वंडर वाल फोर्सेस। भाई देखो, यहाँ बात आती है केमिकल्स के बीच में रिश्ते की। हम जानते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स को डिफाइन करने के लिए इंटरेक्शन उनके हम लोग अलग अलग तरह के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और वंडर वाल फोर्सेस। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं उनके सरफेस किस तरह के हैं और किस तरह के केमिकल ग्रुप्स अवेलेबल होंगे। हमने बात की थी सिलिका की, तो यहाँ खूब सारे OH ग्रुप अवेलेबल होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये काम हो सकता है। लेकिन मत भूलो कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका अनचार्ज्ड सोल्यूट मॉलिक्यूल है और उसे सिलिका बेस्ड स्टेशन फेज से इंटरेक्ट कराना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्शन में है नहीं आपके, तो भाई कोवेलेंट बॉन्ड तो कभी यहाँ बनते नहीं। अगर तुम्हें ये करना हो कि सोल्यूट को चिपका दो फिर छुटे ना, तब तो बात अलग है। जहां कहीं भी रिवर्सिबल इंटरेक्शन देखोगे क्रोमेटोग्राफी में, हमेशा वहां कोवेलेंट बॉन्ड एब्सेंट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने कह दिया ये अनचार्ज्ड है। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड भी नहीं बन पाने के क्योंकि आयन तो है नहीं है। बचा क्या भाई? ले देखिए वंडर वाल फोर्सेस। ये कह लीजिए कि हर इंटरेक्शन की शुरुआत यहीं से होती है और इस क्वेश्चन का आंसर भी है डी। क्वेश्चन नंबर 16 मेंडल का लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि मेंडल ने नहीं कहा, ये बाद वाले लोगों ने कहा। अप्लाइज टू द सेग्रीगेशन ऑफ डैश ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स की बात की गई है, अलील्स ऑफ अ जीन की बात की गई है, लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम और अनलिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। हम जानते हैं कि जब भी कभी बंटवारा होता है, चाहे सेल में बंटवारा हो या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, कुछ चीज बंटने के लिए होती हैं बट सब चीज तो नहीं बटा करती ना, या तो एक के पास जाएगा या दूसरे के। सेम मैसेज जो यहाँ में क्वेश्चन दिया गया था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, अगर आप याद करो तो हमने यहाँ पढ़ा था कि जब कभी दो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसी को हम लोग सही मायने में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते थे। मतलब जो कैरेक्टर साथ आए हैं वो अलग भी हट जाएंगे। अब तुम्हें याद होगा माइटोसिस मियोसिस में जो सारी कहानी है वो है क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की। क्रोमोसोम टूटते नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल जीन की तो कहानी थी नहीं ना, मेंडल के टाइम तक इन सब बातों के बारे में पता भी नहीं था। अलील ऑफ जीन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि एक क्रोमोसोम पर अगर मान लीजिए कैपिटल ए अवेलेबल है, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल ए अवेलेबल है, जैसे कि हमने देखा भी था, तो ये सेग्रीगेट हो सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इन्हें दोनों को अलग अलग क्रोमोसोम पर होना जरूरी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी तो हो नहीं सकता। लिंक्ड जीन के लिए कहानी नहीं जाती और अनलिंक्ड जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम पर भी कहानी नहीं जाती। वैसे तो देखिए ये टर्म ही गलत है लास्ट वाली। जो भी जीन से क्रोमोसोम पर होंगी उन्हें हम लिंक्ड ही कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। यहाँ सेग्रीगेशन होता है अलील्स ऑफ अ सेम जीन। जैसे कि आपने इस डायग्राम में भी देखा था कि कलर को डिफाइन करने वाली एक अलील थी वाई कैपिटल और एक अलील थी स्मॉल वाई। तो ये दोनों साथ में आए और फिर बाद में ये अलील सेग्रीगेट भी हो गए। और ये सेग्रीगेट इसीलिए हुए क्योंकि ये अलग अलग इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम पर थी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 18 की। 2 मरकैप्टोएथनॉल, जिसे हम बीटा मरकैप्टोएथनॉल भी बोलते हैं, ब्रेक द डैश कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लाइट एंड हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। भाई जब आप प्रोटीन बायोलॉजी पढ़ रहे होते हो, आप कह लो कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कितनी बार बीटा मरकैप्टोएथनॉल हमारी लाइफ में आता है। अब तक तो याद हो जाना चाहिए था कि बेसिकली करता क्या है। क्या मतलब हर चीज हमें बतानी पड़ती है? बाय एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि नंगे तारों को छूने से झटका लगता है। तो ऐसे ही हमें यह भी याद रहना चाहिए कि बीटा मरकैप्टोएथनॉल क्या करता है। बीटा मरकैप्टोएथनॉल पता नहीं कितनी जगह पर 12th क्लास हम देखते आ रहे हैं कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। ये आएगा और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उन्हें हाइड्रोजन दे करके अलग अलग कर, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्रैक करने का काम करता है। और भाई जब एंटीबॉडी की बात कर रहे थे तो आप जानते हो कि एंटीबॉडी की चैन आपस में जुड़ी हुई है ऐसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो अल्टीमेटली ये इन्हीं बॉन्ड को रिड्यूस करके अलग कर देता है। तो क्वेश्चन का आंसर अब सामने मिल जाना चाहिए कि 2 मरकैप्टोएथनॉल क्या ब्रेक करने वाला है? डैश कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द लाइट एंड द हैवी चेन्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन।
तो ये था आपका सल्फर सल्फर का बॉन्ड, जिसे आप डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हो, ऑप्शन नंबर डी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 19 की। ड्यूरिंग नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द माइस पॉ, एलिमिनेशन ऑफ इंटर डिजिटल स्पेस इज ड्यू टू। हमने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि भाई जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था तो उसका पॉ बिल्कुल सर्कुलर शेप का था, लेकिन धीरे धीरे डिजिट्स के बीच की कुछ चीजें गायब होती गई। हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट काइंड के स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, जैसे पत्थर लिया, पत्थर को तराश के तो बनाते हैं ना भाई। ये जो उंगलियों के बीच का पार्ट गायब हुआ, कहाँ गया वो? अल्टीमेटली काट के कलाकार ने बाहर निकाल दिया उसे। अब जैसे कलाकारी यहाँ कलाकार की है, सेम वैसी ही कलाकारी यहाँ प्रकृति की भी है, और इस कलाकारी को करने के पीछे एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस का नाम तो तुम्हें याद होगा ना। अब जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उनमें है अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मियोसिस, म्यूटाजेनेसिस और नेक्रोसिस। भाई म्यूटाजेनेसिस का मतलब होता है डीएनए में म्यूटेशन कॉज होना, और मियोसिस का मतलब होता है सेल को डिवाइड कर गैमेट बनाना। भाई उंगलियों की सेल गैमेट तो नहीं बनाया करती है एटलीस्ट, तो ये बात भूल जाओ। म्यूटाजेनेसिस से सेल गायब हो जाएंगी ऐसा भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है, कुछ हो सकता हो, लेकिन अगर बड़े लेवल पे हो तो। और नेक्रोसिस प्रोग्राम्ड नहीं होता। ये जो उंगलियों के बीच में से सिलेक्टेड नंबर ऑफ सेल गायब होना, इट इज वेरी प्रोग्राम्ड। तो ये नेक्रोसिस भी नहीं है, ये है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। केवल उन सेल्स को मैसेज दिया जाता है जिनको मर जाना चाहिए, ताकि उंगलियां अलग अलग दिख सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ए। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 20 की। अ कल्चर्ड स्क्रीन फाइब्रोब्लास्ट सेल ऑफ गोट पी वाज फ्यूज्ड विद एन न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ द गोट क्यू। द रिजल्टेंट एक्टिवेटेड अर्ली एम्ब्रियो वाज देन ट्रांसप्लांटेड इनटू द स्यूडो pregnant surrogate female goat R of the same strain as Q. On completion of gestation, a female goat S was born with the exception of mitochondrial DNA. S is a clone of. देखिए साहब, जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले तो कहीं भी डायग्राम बना लीजिए। आपको याद होगा डॉली वाली कहानी। डॉली वाली कहानी में क्या देखा था हमने? ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर एक सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस ऐड कर दिया गया, और फिर ये सेल डिवाइड हुई। जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पहुंच गई तो उसे इम्प्लांट कर दिया गया सरोगेट मदर के अंदर, और फिर अल्टीमेटली वो पैदा हुए। तो वो थी किसके जैसी? ऑफ कोर्स, चलिए देख लेते हैं किसके जैसी थी। तो हमारे पास एक फाइब्रोब्लास्ट सेल है, और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो है पी टाइप का मान लीजिए, और फिर हमने इसे फ्यूज कराया है ई न्यूक्लिएटेड ओवम ऑफ गोट क्यू। अब ये क्यू का ओवम है, न्यूक्लियस तो है नहीं, ई न्यूक्लिएटेड है। हमने इन दोनों को फ्यूज करा दिया, और फ्यूज करा के जो सेल मिलेगी न्यूक्लियस किस टाइप का होगा भाई? कोर्स पी टाइप का। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे दोनों टाइप के, क्योंकि यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया थे और यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया थे साइटोसोल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों तरह के हैं, न्यूक्लियस एक तरह का है। और फिर हमने इसे क्यू में डाला। भाई सरोगेट मदर में डालने से केवल जगह यूट्रस को हायर किया गया था, यहाँ सेल के न्यूक्लियस से कोई छेड़छाड़ नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टाइप की है, और अल्टीमेटली जो ये फीमेल एस बॉर्न होगी, इसका न्यूक्लियस किस टाइप का होगा? कोर्स पी टाइप का। और उन्होंने कह भी दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात नहीं कर रहे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात भी कर रहे हो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता आपका पी टाइप का भी और क्यू टाइप का भी। तो आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट सेल लाइन? एनिमल टिश्यू कल्चर की क्या है? एनिमल टिश्यू कल्चर की सेल लाइंस। सेल लाइन क्या होती हैं, कैसे प्रोपोगेट की जाती हैं, कैसे हम उन्हें ग्रो करते हैं, क्या खाना क्या पीना उनको पसंद है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको एनिमल टिश्यू कल्चर समझना है तो आपको पहले ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे है HEC 293, SF9, DH5 अल्फा और CHO, चाइनीज हेमस्टर ओवरी। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ में कई बार इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो इनको याद रखना शुरू कर दीजिएगा। HEC 293 ये ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी सेल है, ह्यूमन की है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि इनमें से इंसेक्ट सेल लाइन कौन सी है, तो उस पर फोकस कीजिएगा। SF9 जो है ये है फॉल आर्मी वॉर्म, यानी कि स्पोडोप्टेरा फ्रूजी पर्डा की जो कि इंसेक्ट है। तो इंसेक्ट सेल लाइन तो आपको मिल गई है SF9। DHF5 अल्फा ये ई कोलाई का एक टाइप है, और ये बहुत बढ़िया है, खास तौर से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। CHO ये चाइनीज हेमस्टर ओवरी है, और ये मैम्बेलियन सेल्स हैं, हेमस्टर से कंफ्यूज मत करना। कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट प्रोटीन, स्पेशली थेरेपेटिक प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज। तो इस तरीके से हमें सेल लाइन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था बी। आई होप इन क्वेश्चन के साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और भी मिली होगी। iFly के साथ आप भी CSIR नेट गेट इस तरह के तमाम कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate, या फिर मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।